हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले हमने यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, अब प्लैनेट्स के रिगार्डिंग जो डाटा है, जैसे उनका रोटेशन पीरियड, रिवोल्यूशन, उनका साइज, उनके कितने मून्स हैं, उनकी कितनी डेंसिटी है ना, ये सब बातें जो हमने इस एक टेबल के अंदर कंपाइल किया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और जितने भी ये जो मैंने पर्टिकुलरली येलो और रेड में मार्क किया है, ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे गए हैं। कभी ना किसी न किसी एग्जाम में, हिमाचल स्पेशली एग्जाम हिमाचल के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर इसी डाटा में से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। चलिए एक बार देखते हैं उसको। तो पहला प्लैनेट जो हमारे पास वो कौन सा है? मरकरी है, ठीक है। बुध ग्रह, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? बुध ग्रह बोलते हैं। तो बुध ग्रह जो है उसका रोटेशन टाइम कितना है? इसको हिंदी में, रोटेशन को हिंदी में हम बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन का मतलब क्या होता है कि अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमना, मतलब खड़े खड़े एक ही जगह पे जो घूमना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरा है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? जो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। घूर्णन अपने अक्ष पे होता है, परिक्रमा जो है वो सूरज के चारों तरफ होती है। तो अपने अक्ष पे घूमने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? 58 दिन लगते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है? 87 दिन लगते हैं। और रैंक इसका कितना है? मतलब इसका जो आकार है, आकार के हिसाब से कौन से नंबर पे आ रहा है? 8वें के ऊपर। 8वें का मतलब क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा ग्रह जो हमारे पास, सबसे छोटा ग्रह जो हमारे पास वो कौन सा आएगा? हमारे पास मरकरी ग्रह आएगा। अच्छा, उसके बाद चंद्रमा, मून्स, कोई मून नहीं है इसके ऊपर। डेंसिटी कितनी है? 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इसको अपने याद रखना है इसी तरह से, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? इसका घनत्व, ठीक है। अब डेंसिटी को वैसे समझ सकते हैं कि जैसे लोहा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, रुई जो होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है ना। चलिए, तो 5.4 की राउंड डेंसिटी होती है किसकी? मरकरी की। अच्छा, दूसरा हमारे पास दूसरा ग्रह कौन सा है? वीनस। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जो है इसको घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 243 डेज, ठीक है। ये डेज जो है ये अर्थ के हिसाब से बताए गए हैं, है ना। धरती के ऊपर, धरती के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से डेज को बताया गया है। तो 240 डेज इसको घूमना में लगते हैं और 224 डेज इसको परिक्रमा करना है। मतलब कि अपने अक्ष पे घूमने में उसको ज़्यादा समय लगता है और सूर्य के चारों तरफ घूमने में उसको कम समय लगता है। और ये जो डाटा है ये आपसे ऐसे नहीं पूछा गया था एग्जाम के अंदर। उसमें बोला गया था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके दिन की अवधि उसके वर्ष की अवधि से अधिक होती है। अब जैसे मैं आपको धरती के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसे धरती जो है इसको 23 घंटे लगते हैं, जैसे मैं क्या मान लेता हूँ? 1 डे, एक दिन लगता है अपने एक्स पे घूमने में, और 365 दिन लगते हैं सूर्य की चारों तरफ घूमने में, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ईयर बन गया, है ना। तो धरती का ईयर होता है 365 डेज का और दिन होता है 24 आवर्स का। तो वीनस जो है, या शुक्र ग्रह जो है, इसको 243 दिन ही लग जाते हैं अपने अक्ष पे घूमने में। मतलब उसका एक दिन जो है जब तक कंप्लीट होगा तब तक धरती पे कितने दिन कंप्लीट हो जाएंगे? 243 दिन। और उसका जो साल है, जो सूर्य की चारों तरफ उसका एक चक्कर है, वो कितने दिन में पूरा हो जाता है? 224 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। मतलब उसका दिन अभी खत्म नहीं हुआ होता और उसका एक साल जो है वो खत्म हो चुका होता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि इसके दिन की अवधि जो है उसके वर्ष की अवधि से अधिक होती है, ठीक। चलिए, उसके बाद साइज के हिसाब से अगर बात करते हैं तो वीनस ग्रह जो हमारा वो कौन से रैंक पे आता है? 6 पे आता है। उसका भी कोई भी चंद्रमा नहीं है और डेंसिटी इसकी 5.28 है। तीसरा धरती। धरती के बारे में बात करते हैं तो धरती का एक दिन लगता है रोटेशन में, 23 घंटे और 56 मिनट, और 365 दिन लगते हैं सूर्य के चारों तरफ। रैंक के हिसाब से 5वां है, इसको आपने याद रखना है ये भी, है ना। धरती जो है आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे आती है। और मून कितने हैं धरती के लिए? सिर्फ एक मून है हमारा।
है ना, और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है 5.5 है। जो अर्थ है ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे डेंस प्लैनेट है। ठीक है, तो अगर वो पूछा जाता है कि किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारे पास धरती हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी आपने याद रखना है, इसको मार्क कर लेना है, लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद मार्स है। मार्स को कितना समय लगता है 1.025 डेज, मतलब इसको एवरेज लगता है एक दिन धरती के हिसाब से 1 डे एंड 40 मिनट, 24 घंटे और 40 मिनट के राउंड इसको टाइम लगता है अपना चक्र पूरा करने में या अपना घूम पूरा करने में, उसका एक दिन की अवधि। और धरती सूर्य के चारों तरफ उसको होते हैं 687 डेज। अगर साइज के हिसाब से बात करते हैं तो 7वें नंबर पे आता है। मून इसके कितने हैं, 2 हैं। इनके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको, आगे मेंशन है जी, दोनों के दोनों मून मेंशन है और डेंसिटी कितनी है 3.9 की है। उसके बाद जुपिटर की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है इसका साइज। तो लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, जुपिटर ग्रह है। ठीक, और रोटेशन पीरियड इसका जो है वो कितना 9.9 है इसका। ये भी क्या है, फास्टेस्ट है, सबसे जल्दी अपने एक्स के ऊपर घूम जाता है, हालांकि सबसे बड़ा है बट फिर भी अपने एक्स पे सबसे जल्दी घूम जाता है। और सूर्य की चारों तरफ से कितना समय लगता है 11.9 ईयर्स का। ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, याद रखने वाला नहीं है। उसके बाद मून्स पूछे जाते हैं इसके, 79 मून्स जो हैं वो किसके हैं, जुपिटर के। पहले सबसे ज़्यादा मून्स जो होते थे वो जुपिटर के ही होते थे, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा मून्स हैं वो किसके हो चुके हैं, सैटर्न के हो चुके हैं। तो इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद सैटर्न ग्रह हमारे पास शनि ग्रह, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, शनि ग्रह, है ना। तो शनि ग्रह जो है दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसका जो सबसे जरूरी डाटा आपने अभी आगे लिए आपने याद रखना है वो है 82 मून्स का। तो अगर कोई भी पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में या हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा, प्राकृतिक चंद्रमा मून जो है वो किसके हैं, तो वो किसके होंगे, शनि ग्रह के लिए होंगे। और कितने हैं वो 82 हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी वो है इसकी डेंसिटी। शनि ग्रह की डेंसिटी है वो है 0.7, है ना। अच्छा, अब इसको कुछ इस तरह से समझो, जो हमारे पास पानी होता है, वाटर होता है ना, तो वाटर के लिए जो हम डेंसिटी लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं। और इसकी डेंसिटी कितनी है, शनि ग्रह की अगर डेंसिटी की बात करते हैं वो क्या है 0.7। तो मतलब शनि ग्रह की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो क्या है हमारे पास, पानी से भी कम है। अच्छा, जो चीज़ पानी से हल्की होगी इसका मतलब क्या है कि वो पानी से हल्का होगा, तो जो चीज़ पानी से हल्की होगी वो क्या करेगी, पानी के ऊपर तैरेगी। तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह पानी के ऊपर तैरता है। तो पानी के ऊपर तैरने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारे पास, शनि ग्रह हो जाएगा। और वो क्यों तैरेगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है 0.7 है और पानी की डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है 1 होती है। तो पानी ज़्यादा भारी है, शनि ग्रह जो है वो हल्का है, तो वो नेचुरल सी बात है कि वो पानी के ऊपर तैरेगा। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास यूरेनस को 17 घंटे लगते हैं रोटेशन के लिए, 84 ईयर्स लगते हैं रिवॉल्व करने के लिए। और रैंक के हिसाब से देखोगे तो तीसरे नंबर पे आता है। मून इसके 27 है, डेंसिटी 1.3 की है, पानी से भरी ही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेपच्यून, 16 घंटे लगते हैं रोटेशन करने में और 164 ईयर्स लगते हैं इसको रेवोल्यूशन करने में। साइज के हिसाब से चौथा है और मून कितने तीसरे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जुपिटर ये रैंक आपका सीधा ही है, सीधे रैंक है। सीधे मतलब जुपिटर से आप नेपच्यून की तरफ जब बाहर की तरफ जाओगे तो साइज ऑफ द प्लैनेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपच्यून हो गया। तो इस तरह से है ना। तो जुपिटर से आप आगे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा। उसके बाद धरती आ जाएगी, फिर वीनस, फिर उसके बाद मार्स और सबसे लास्ट में हमारे पास मरकरी। तो सेकंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है मार्स, सबसे लास्ट में जब सबसे छोटा हमारे पास हो जाता है मरकरी ग्रह। ठीक, अच्छा, आई होप ये आपको डाटा जितना यहाँ पे इस टेबल के अंदर दिया गया है वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा पढ़ने के लिए और डाटा को भी अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। चलिए अब जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं हर प्लैनेट की एक को देखते हैं, पर्टिकुलरली प्लैनेट को देखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्लैनेट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी के मैंने सबसे पहले आपको बता ही दिया, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा प्लैनेट है। और दूसरा क्या है हमारे पास, नियरेस्ट टू सन।
सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नज़दीकी है, नो एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। ठीक है, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इसके ऊपर हीट जो है वो भी रिटेन नहीं होती है। ठीक है, अच्छा एक कंसेप्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से समझ लीजिए कि जो तापमान मेंटेन होता है, जैसे धरती के ऊपर जो तापमान मेंटेन होता है वो किस वजह से होता है, वो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, वो कौन सा होता है, CO2 होता है। तो अगर किसी प्लैनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं होगी, है ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं होगी तो वहाँ पे हीटिंग भी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि दिन के समय में तापमान जो है सूर्य की गर्मी से क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बट रात के समय में जब सूरज छिप जाता है फिर क्या होगा, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई भी चीज़ हीट को अपने पास रिटेन नहीं कर सकेगी और फिर तापमान हमारा सडनली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए नाइट के समय में, रात के समय में टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया। और ये होता किस वजह से है, क्योंकि मरकरी के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो नहीं पाया जाता। तो ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है कि धरती के ऊपर तापमान या टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो किस वजह से होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। और एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलरली किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों होती है या इसका क्या रोल होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है, मतलब कि ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, इसको अपने याद रखना है। ठीक, चलिए उसके बाद सेम स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और एक चीज़ और है, इसको ऑब्जर्व करना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, किस वजह से, सोलर ग्लेयर की वजह से। और सोलर ग्लेयर क्या होती है, अब देखोगे आप, सूरज है, सूरज के आगे ये छोटा सा जो है, क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा है, ये छोटा सा है ना। और हम यहाँ पे धरती को मान लेते हैं, तो अगर हम धरती से इसको देखना चाहेंगे तो क्या होगा, सूरज है पीछे, सूरज की वजह से यहाँ पे क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा लाइट होगी। और इस लाइट की वजह से, इस सूरज से निकलती रोशनी की वजह से ये बुध ग्रह साइज में छोटा भी है, इस वजह से वो बुध ग्रह जो है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर ग्लेयर। रात के समय में भी आपने देखा होगा कई बार, जैसे गाड़ी वगैरह में आप जाते हो तो अगर सामने से गाड़ी की लाइट्स जो हैं वो तेज़ होती है काफ़ी, तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है ना कि आगे कुछ है या नहीं, कोई ऑब्जेक्ट आपके आगे है या नहीं है ना। तो सेम चीज़ होती है इसके लिए भी, क्योंकि सूरज की लाइट बहुत ज़्यादा होती है और सूरज के आगे बुध ग्रह काफ़ी छोटा है ना, तो उसके प्रकाश के अंदर ये हमको दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो उसको ऑब्जर्व करना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद नो मून। नो मून को मतलब कि इस ग्रह के ऊपर कोई भी जो प्राकृतिक चंद्रमा जो है वो नहीं है। चलिए सोलर सिस्टम में हमारा दूसरा ग्रह जो है, दूसरे नंबर पे आता है जो, वो है वीनस। वीनस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह। इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पेपर में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके देखते हैं। तो इसमें मैंने ये चीज़ आपको बता दी, 243 डेज धरती के हिसाब से और 224 डेज, मतलब इसके दिन की अवधि इसके ईयर की अवधि से क्या है, ज़्यादा है। लास्ट यहाँ पे इसको मेंशन भी किया गया, डे लास्ट लॉन्गर देन इट्स ईयर। ठीक है, अच्छा दूसरा ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। इट रोटेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्लॉकवाइज। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जितने हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन ये प्लैनेट वीनस और इसके साथ में आप एक और कर लो, यूरेनस। ठीक है, वीनस और यूरेनस ये दोनों ग्रह जो हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, उल्टी दिशा में। तो क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से ग्रह जो हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं। तो उल्टी दिशा में घूमने वाले कौन कौन से ग्रह हो जाएंगे हमारे पास, एक तो हो गया वीनस और दूसरा हमारे पास हो गया यूरेनस। एक शुक्र ग्रह और यूरेनस को हम हिंदी में बोलते हैं अरुण। यूरेनस का हिंदी में नाम क्या है, अरुण ग्रह। ठीक है, चलिए अच्छा वीनस ग्रह जो है इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिक है। ठीक,
इसके ऊपर जैसे मरकरी था उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। वीनस के ऊपर एटमॉस्फेयर जो काफ़ी थिक है और ये किससे कंपोज है 96% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मैंने आपको पहले बताया वो क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को गैस होगी उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तापमान होने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल में। तो सबसे गर्म ग्रह हमारे सौरमंडल का कौन सा होएगा, वीनस ग्रह होएगा। और मैंने इसकी रीजन बता दिया आपको, मरकरी के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए गर्म नहीं होता, और वीनस जो है उसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है और उसमें मेजली है कार्बन डाइऑक्साइड गया, तो इसलिए वो काफ़ी गर्म हो जाता है। ठीक। और यहाँ पे भी मेंशन है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करता है। ठीक। चलिए, उसके बाद टेम्परेचर इसका ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये काफ़ी चमकदार भी हो जाता है। ठीक। तो वीनस जो है वो सबसे चमकीला ग्रह भी है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में। ठीक है। और इसी वजह से, इसके चमकने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। ठीक है। इसको भी याद रखना है, इसके ब्राइटनेस की वजह से इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और या इवनिंग स्टार। ठीक। दोनों टर्म्स को आपने याद रखना है। तो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार हमारा किसे बोला जाता है, वीनस को बोला जाता है। किस वजह से, इसकी ब्राइटनेस की वजह से, और ब्राइटनेस की वजह से इसके हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक। अच्छा, और उसके अलावा ये जो इसका साइज है वो धरती से काफ़ी मिलता जुलता है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिमिलर साइज और मास की वजह से, तो इसको ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। ठीक। चलिए, अगला ग्रह जो हमारे पास है वो है हमारे पास मार्स, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। धरती भी है, वीनस और मार्स के बीच में धरती भी आती है, बट धरती के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछी जाती, क्योंकि धरती के बारे में तो हमने पढ़ना ही है फिलहाल बाद में, है ना। पर धरती का याद रखना है कि धरती जो है सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला प्लैनेट है, और सबसे ज़्यादा घनत्व है उसका। और धरती को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। अर्थ के लिए मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, अर्थ जो है इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। किसकी वजह से, वाटर की वजह से। ठीक है। तो धरती का 71% ऑफ द पोर्शन जो है वो पानी से ही कवर है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। चलिए, अच्छा, धरती के बाद जो ग्रह आता है हमारे पास वो आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है, रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का रेड प्लैनेट कौन सा है, वो है हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रेड प्लैनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ड्यू टू रेडिश आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो सॉइल है वो कैसी आपको दिखाई पड़ती है, रेड कलर में दिखाई पड़ती है, तो इसीलिए उसको फिर लाल ग्रह बोला जाता है। आपने देखा होगा जितने लोहे की चीज़ें हैं जब उनको जंग लगता है तो वो आपको रेड सी कलर में थोड़ी दिखाई पड़ती है। ठीक। चलिए, अच्छा, उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा वोल्केनो है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो एक ही है ना, उसका नाम है ओलंपस मून। इसको आपने याद रखना है, ये पेपर्स में काफ़ी पूछा जाता है ओलंपस मून। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो और सबसे हाईएस्ट माउंटेन एक ही है, और वो कौन सा, ओलंपस मून। ठीक है। पुरानी बुक्स में आप देखोगे इसका एक नाम आपको मिलेगा निक्स ओलंपिका, निक्स, कई बुक्स होंगी पुरानी, उनके अंदर आपको इसका नाम क्या मिलेगा, निक्स ओलंपिका। ठीक है। तो अगर आपको निक्स ओलंपिका मिलता है या फिर ओलंपस मून मिलता है तो आपको उसी को टिक करना है। ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा वोल्केनो ज्वालामुखी और सबसे बड़ा माउंटेन जो पर्वत है उसका नाम क्या है, ओलंपस मून। और वो किसके ऊपर पाया जाता है, वो है हमारा मंगल ग्रह के ऊपर, मार्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, मून जो है मार्स के लिए वो कितने हमारे पास, 2 हैं। ठीक है। मैंने बताया था, आप टेबल में भी चेक कर सकते हैं। तो पहला मून है इसका फोबोस एंड दूसरा क्या है इसका, डीमोस। ठीक है। इन दोनों नाम को आपने याद रखना है। हो सकता है कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मार्स के जो मून हैं उनका क्या क्या नाम है। ठीक। चलिए, मंगल ग्रह के बाद आ जाती है हमारे पास एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हमारे पास आ जाता है कौन सा ग्रह, जुपिटर
ग्रह, ठीक है। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैंने बताया था कि जितने हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे आपको किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, गैस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, मतलब उनके ऊपर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, ठीक है। देयर इज नो सॉलिड सरफेस ऑन द जोवियन प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ठीक। तो दूसरा सबसे लार्जेस्ट है, साइज की अगर बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जो है हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर वो कौन सा आता है, जुपिटर ही आता है, ठीक है। अच्छा, इसके 4 मून्स जो हैं यहाँ पे नाम मेंशन दिए गए हैं, ठीक है। इन सभी को आपने याद रखना है, ये पूछ लिए जाते हैं, लो, यूरोपा और क्लिस्टो, ठीक है। इन सभी को बोला जाता है गैलीलियन सैटेलाइट, ठीक है, या गैलीलियो मून्स भी बोला जाता है, गैलीलियो मून्स भी बोला जाता है, ठीक है, लो, यूरोपा और क्लिस्टो को, ठीक है। इनके नाम से भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इनको गैलीलियो मून्स बोला जाता है क्योंकि गैलीलियो ने इनकी खोज करी, ठीक। अच्छा, अब हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है गैनामीडे, यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। तो ये जो गैनामीडे है ये हमारा सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है, इवन कि ये मरकरी ग्रह से भी बड़ा है, ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून जो है वो कौन सा है। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून जो है उसका नाम है गैनामीडे, और ये किसका मून है, ये जुपिटर ग्रह का मून है, ठीक। चलिए, इसके बाद क्योंकि ये गैसी से बना हुआ है, जुपिटर ग्रह मैंने बताया आपको गैसी से बना हुआ है ना, तो इसके ऊपर टर्बुलेंस रहती है, काफ़ी हवा के अंदर टर्बुलेंस रहती है जिसकी वजह से स्टॉर्म्स जनरेट हो जाते हैं। और इसी तरह से एक स्टॉर्म का नाम है ग्रेट रेड स्पॉट, और ये जो रेड स्पॉट है ये आप पेपर के अंदर पूछा भी जाता है कि जो ग्रेट रेड स्पॉट है ये किस ग्रह से एसोसिएटेड है या किससे जुड़ा हुआ है। तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये हमारा जुपिटर ग्रह से एसोसिएटेड है, और एक्चुअली में है क्या, ये स्टॉर्म है। ब्रह्मांड से भी, मतलब बाहर से भी अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये हमें एक स्पॉट की तरह इस ग्रह के ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास सचिन शनि ग्रह। तो शनि ग्रह की मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी सबसे पहली कि डेंसिटी जो है इसकी वो क्या है, लेस देन वाटर है, 0.7 है, ठीक है। पानी से हल्का होता है, पानी के ऊपर तैरता है। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, ठीक है। तीसरा, ये सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए, रिंग्स के लिए, ठीक है। अब वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता इसके अराउंड रिंग्स के बारे में कि रिंग्स जो है किस ग्रह के चारों तरफ पाई जाती हैं, तो शनि ग्रह के चारों तरफ जो है रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक। और ये रिंग्स बनी किससे होती है, आइस और आइस कवर्ड रॉक से, ठीक। और चौथा पॉइंट, टाइटन जो है इसका मून है, और ये सेकंड लार्जेस्ट मून है, मून ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। तो टाइटन जो है मून है किसका, शनि ग्रह का। गैनामीडे जो मून है वो किसका है, जुपिटर। गैनामीडे सबसे बड़ा मून है, ठीक है, सोलर सिस्टम के लिए, और टाइटन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम के लिए, और ये किसका मून है, शनि ग्रह का मून है, ठीक। चलिए, अब बचे हमारे पास लास्ट के 2 ग्रह, एक है यूरेनस और दूसरा नेपच्यून, ठीक। इनको आइस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है, आइस जाइंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि सूरज से इनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इनके ऊपर के जो गैसेज वगैरह होती हैं वो क्रिस्टलाइन हो जाती हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आइस जाइंट भी बोला जाता है, ठीक। चलिए, अच्छा, एक चीज़ छूट गई, शनि ग्रह जो है इसके सबसे ज़्यादा मून भी है, इसको भी आपने याद रखना है। 82 मून्स जो हैं वो किसके हैं, हमारे पास शनि ग्रह के लिए हो गए हैं, तो कभी भी पूछा जाएगा तो शनि ग्रह को ही आपने टिक करना है। अब हमारे पास है यूरेनस। तो यूरेनस जो है और नेपच्यून दोनों को आइस जाइंट बोला जाता है। अच्छा, यूरेनस मैंने आपको बताया इसकी जो मोशन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो एक वीनस और एक यूरेनस, इन दोनों को अपनी जगह यू भी से याद रख सकते हो, यूरेनस एंड वीनस। ये दोनों जो हैं ये उल्टे घूमते हैं, बाकी सारे हमारे जो ग्रह हैं वो सीधे घूमते हैं, एक दिशा में घूमते हैं। यूरेनस और वीनस बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमते हैं, ठीक।
अच्छा, इसी प्लैनेट को क्या बोला जाता है? ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? गैसेस की वजह से। इसके ऊपर जो गैसेस हैं उनकी वजह से इसका कलर थोड़ा हमें ग्रीन दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक। अच्छा, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी जो आती है वो आती है स्पिन ऑन इट्स साइड। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो धरती है हमारे पास, है ना, वो कुछ, ये इसका एक्सिस है, इसको मैं एक्सिस बना लेता हूँ। तो धरती जो हमारी कैसे रोटेट करती है? इस तरह से रोटेट करती है, और ये जो है ये धरती का क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है ना, और धरती जो है वो कुछ इस तरह से घूमती है, यहाँ से कुछ इस तरह से घूमेगी। ठीक है, बट ये जो ग्रह है इसका इक्वेटर तो ये है। ठीक है, और इसका जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है वो भी कहाँ पे है? इसके इक्वेटर के ऊपर। मतलब वो यहाँ से क्या कर रहा है? घूम रहा है, और इसका जो इक्वेटर है वो भी कहाँ पे है? यहीं पे है। तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका इक्वेटर उसके रोटेशन एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? यूरेनस ग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, एक आदमी जो है, जैसे धरती है ना, धरती को आप एक आदमी की तरह कंसीडर करो, तो अगर वो सीधा खड़ा होकर घूम रहा है तो वो क्या है? वो धरती ऐसे घूमती है, एक जगह सीधे खड़े होकर धरती गोल गोल घूमेगी, जैसे एक आदमी खड़ा होकर गोल घूमता है। अगर वही आदमी जो है नीचे ज़मीन पर लेट जाए और रोल करना स्टार्ट कर दे, है ना, तो वो जो है वो मोशन किसको डिफाइन करेगा? वो यूरेनस की मोशन को डिफाइन करेगा। मतलब लेट के जो घूमना होता है वो काम कौन करता है? वो यूरेनस ग्रह करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह। ठीक। अब खड़ा आदमी जो है वो किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? धरती को, जो सीधा घूम रही है। और एक लेट के घूमना जो होता है वो किसको डिफाइन करता है? यूरेनस को। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इट्स इक्वेटर लाइज ऑन इट्स रोटेशन एक्सिस। ठीक, चलिए लास्ट ग्रह जो हमारे पास वो आ जाता है हमारा नेपच्यून ग्रह। ठीक, तो नेपच्यून ग्रह जो है हमारा सबसे अंतिम ग्रह है। ठीक है, और इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, इसको भी अपने याद रखना है। ये जो ग्रह है इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या किया गया था? फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, चलिए बाकी इसके मून्स की जो डाटा है, मून्स के बारे में जो डाटा है वो आप टेबल से ले सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके बारे में। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, नेपच्यून जो है इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, धरती को भी ब्लू प्लैनेट बोला जाता है और नेपच्यून को भी ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ठीक, चलिए तो ये ख़त्म हो गया हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिवर्स और सन के बारे में सारा कुछ पढ़ा दिया था, और इसके अंदर मैंने जितना हो सका है, जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, उन सभी को भी साथ साथ में मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो होप आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।